आइए आज हम नागरिक शास्त्र 10th चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पहले के अध्याय में पढ़ा कि भारत के अंदर सामाजिक विविधता बहुत अधिक है और इन्हीं से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है कि भारत की राजनीति में सामाजिक असमानता की बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि किस तरीके से सामाजिक विभाजन जो है वो भेदभाव को क्या करता है, जन्म देता है। इसी चैप्टर को आगे हम करते हैं। इस चैप्टर के अंदर देखिए हमें 3 लैंगिक आधार पर क्या क्या असमानताएं हैं, जाति के आधार पर क्या क्या असमानताएं हैं और धर्म के आधार पर क्या क्या असमानताएं हैं और किस तरीके से ये असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए क्या है, कई बार फायदेमंद होती है और कई बार नुकसानदेह होती है। इसी के विषय में आज हम क्या करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले लेते हैं लैंगिक मसले और राजनीति क्या है। अब देखिए हम बात करते हैं कि अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक विविधता की असमानता से करते हैं, जिसको हम जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं। सामाजिक असमानता का ये रूप हर जगह देखने को मिलता है। दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाइए, ये रूप आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये है कि लैंगिक असमानता स्वाभाविक नहीं है। लैंगिक असमानता है वो स्वाभाविक नहीं है। कैसे कि ये प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय इसको मान लिया जाता है कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाए। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि दोनों के बारे में एक प्रचलित क्या होती है, लोगों के अंदर क्या होती है, धारणाएं होती है। प्रचलित धारणाएं होती है कि उनको इस तरह समझ लिया जाता है कि समाज के अंदर लैंगिक असमानताएं क्या है। दूसरी तरफ निजी सार्वजनिक विभाजन क्या है। एक तरफ हम देखते हैं कि समाज में लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है, मन में घर कर जाता है कि गृहस्थी का लालन पालन करना औरतों का काम होता है, वही काम फिर लड़कियों को सिखाया जाता है। और श्रम के लैंगिक विभाजन, इसमें ये माना जाता है कि श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। लैंगिक विभाजन कि स्त्री और पुरुष का काम अलग अलग क्या कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया है। कि जैसे माना गया है कि स्त्रियों का काम घर में खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, बच्चों की देखभाल करनी है, पालन पोषण करना है, और पुरुषों का काम है वो क्या मान लिया समाज में कि ये घर से बाहर जाकर क्या करेंगे, कमाएंगे, ये काम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि स्त्री घर में जो भी काम करती है उस काम को किसी भी हालत में ये पैसों से संबंधित नहीं मानते हैं। वो काम क्या होता है कि उसकी कितना समय लगाती है, कितना काम करती है, उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। पुरुष जब बाहर जाके किसी भी तरह का काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आजकल मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ क्या कर रही है, बाहर जाकर पैसा कमा रही है, काम कर रही है, और फिर भी क्या है कि उनको काम को इस तरह क्या किया जाता है, महत्व नहीं दिया जाता। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से आजकल महिलाओं की स्थिति है। ये आधी आबादी जो दुनिया की है वो सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका पूर्ण रूप से क्या है, नगण्य है। मैं बाहर के क्षेत्र में महिलाएं काम करती है, सिर्फ पुरुष ही सार्वजनिक मामलों पर क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं। चुनाव की राजनीति में देखते हैं तो वहाँ पर लैंगिक मुद्दे हमें अलग से दिखाई देते हैं। महिलाओं के संबंधित अलग अलग बराबरी के अधिकार बनाए जाता है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार विश्व में बहुत बाद में मिला है और महिलाओं से संबंधित अनेक राजनीतिक आंदोलन चले और वैधानिक ऊंचे पदों पर अगर देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी कम है। अब आप इस टाइटल को इसको देखिएगा। अब एक घर के अंदर जब एक महिलाएं होती है तो उसको एक आदर्श जब माना जाता है, जब वो घर के सारे काम करती है। जब वो बाहर निकलती है तो एक वो क्या करती है, उसको एक बहुत ही मॉडर्न सुंदरी के रूप में समाज में भूमिका अदा करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापनों में जैसे माना जाती है। और इसको देखा होगा कि एक महिला की ड्यूटी देखिएगा, एक महिला को 10 हाथ है तो 10 तरह के कामों को करती है, पुरुष इन कामों को नहीं कर सकते हैं। तो ये मान लिया जाए कि महिलाओं को गिनती काम में तो नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। अब हम देखते हैं नारीवादी आंदोलन। ये नारीवादी आंदोलन है, ये कब क्यों चलाए जाते हैं। नारीवादी आंदोलन क्या है, जब महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देने की बात की गई थी। लैंगिक विभाजन जो है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ उदारवादी व्यक्ति क्या करते हैं कि उनमें पारिवारिक जीवन में
क्या करती है, बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं। तो इस तरह की आवाज़ उठाई जाती है, इस तरह के लिए आंदोलन किए जाते हैं, उसको हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आजकल समाज में महिलाओं में कहीं भी चले जाइए, देखिए वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रबंधक, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कहीं भी देखिए महिलाओं की संख्या कहीं भी कम नहीं है। पुरुष से कंधे के कंधे मिलाकर वो क्या करती है, काम करती है। दुनिया की बहुत सारे देश है, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, इन देशों में महिलाओं की स्थिति भारत की महिलाओं की स्थिति से क्या है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे आज़ादी के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। बार बार कहा जाता है कि भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक पॉइंट देखिएगा, पितृ प्रधान समाज है। हर एक निर्णय लेना भारत के अंदर जो भी काम होता है वो पुरुष ही करता है। कोई भी डिसीजन घर का बाहर का लेना महिलाओं के हाथ में नहीं है। आइए अब हम ये प्रश्न करते हैं कि किस तरह महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। देखिए, साक्षरता दर पहले के मुकाबले अब कुछ बढ़ी है। वर्तमान समय में भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 54% है, वहीं पर पुरुषों की 76% है। इसके प्रति क्या है कि लड़कियों को सीमित मात्रा में स्कूल में भेजा जाता है, लड़कों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बालिकाओं में भी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। एक घर में अगर लड़की है और लड़का है तो भी लड़कों को पढ़ाई में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर क्षेत्र में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। स्कूल में जब भी कोई परिणाम आता है तो लड़कियां क्या होती है, प्रथम स्थान पर होती है, जबकि संसाधन का जो है वो लड़कों को ज़्यादा दिया जाता है। अब ये कहते हैं कि ऊंची तनख्वाह प्राप्त करने वाले पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या कम है। दूसरी तरफ हम कहते हैं स्वतंत्रता के बाद सुधार हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी अच्छे पद होते हैं उन पर महिलाओं का पहुंचना क्या है, कम होता है, क्योंकि वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है, एक मजबूरी दी जाती है। बहरहाल काम के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, दुनिया के हर एक क्षेत्र में महिलाओं की वो क्या होती है, खेल कूद में, प्रतियोगिता में, हर चीज़ में भागीदारी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उचित अवसर नहीं दिया जाता। अब हम देखते हैं कि भारत में अनेक हिस्सों में माँ बाप सिर्फ लड़के की चाह रखते हैं। ये एक भारत की रूढ़िवादी धारणाएं हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि वंश बेल को क्या होगा, पुत्र ही आगे ले जा सकता है। तो यहाँ इस आधार पर देखते हुए लोगों की एक मानसिकता बनी हुई है कि लड़की है तो एक मानसिकता में परिवर्तन करना होगा, और उससे क्या होता है कि लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। तो इसी तरह कन्या भ्रूण हत्याओं को क्या मिलता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो बहुत सारे भारत के राज्य ऐसे हैं जिनमें 800 से कम सेक्स रेशियो दर है, यानी कि लड़कों की तुलना में क्या है, लड़कियां कम है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली बहुत सारी खबरें आपको समाचार पत्रों में देखने को मिलेगी। इस कारण से भी हम देखते हैं कि महिलाओं को घरों में भी और घरों के बाहर भी हिंसा का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो हम मानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में ये सुधार हुआ है, लेकिन वो नगण्य है। दूसरी तरफ देखें कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है। ये दुनिया के किसी भी देश में आप लोग देख लीजिए, भारत में देख लीजिए कि चाहे महिलाएं आज कितनी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, घर के काम को कितने अच्छे से करती है, कितने मुद्दों को पूर्ण रूप से उठाती है, लेकिन भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अब बहुत से नारीवादी समूह जो है उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए, और वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे, बहुत कोशिश करने के बाद भी महिलाओं को राजनीति में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। भारत की जो विधायिका है, यानी कि जो संसद है या राज्यों की विधायिका है, उसमें भारत में 2014 की जब मैं बात करती हूँ तो 2014 में आप लोग देखिए सिर्फ महिलाओं की स्थिति न के बराबर की 5% से भी कम महिलाएं क्या थी, एमएलए और एमपी बन पाई थी। तो इसका नतीजा क्या है, कहीं ना कहीं भारत में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी का जो आलेख है वो बहुत ही नीचे है। भारत में इस मामले
पर अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देश भी क्या है, इससे आगे निकले हुए हैं, क्योंकि वहाँ की महिलाओं को कुछ मिला है। दूसरी तरफ वहीं पर हम लोग बातें करते हैं कि जब मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो उसमें भी महिलाओं की स्थिति क्या होती है, न के बराबर मानी जाती है। और इस तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें क्या करना होगा कि राजनीतिक निर्वाचन संस्थाओं में महिलाओं को कानूनी रूप से कुछ अधिकार देना होगा, हिस्सेदारी देनी होगी। और उसी तरफ क्या किया गया, दूसरी तरफ भारत में पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, तो स्थानीय पंचायतों में महिलाओं को, नगर पालिकाओं में, स्थानीय पंचायतों में कुछ आरक्षण दिया गया, और जिसके आधार पर महिलाओं कुछ चुनकर आने लगी। तो ग्रास रूट की राजनीति में महिलाओं को क्या दे दिया गया, कुछ आरक्षण दिया गया। बहुत सारे महिला संगठन के द्वारा, नारीवादी आंदोलन चलाने वाले लोगों के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए ये मांग उठाई गई है कि कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए, आरक्षित होने चाहिए। लेकिन हर एक राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए, सीट न आने के लिए क्या करती है, महिलाओं को वो आरक्षण नहीं दे पाती है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि सामाजिक विभाजन में राजनीतिक रूप से लैंगिक विभाजन हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सामान्य महिलाओं का इसमें कोई लेना देना नहीं है, और ये बहुत ही चिंता का क्या है, विषय है। अब देखिए, आइए दूसरा टॉपिक अब हम देखते हैं कि जिसके ऊपर हमें क्या मिलती है, असमानता दिखाई देने मिलती है। जो भारत के अंदर जो असमानता है, जो सबसे ज़्यादा है, वो धर्म के आधार पर, और धर्म से ही सांप्रदायिकता फैलती है, और सांप्रदायिकता से भारतीय राजनीति क्या होती है, प्रभावित होती है। अब हम अलग अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा के दायरे में धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन करते हैं। ये विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है। ये विश्व में धार्मिक विभिन्नताओं आज भी बड़ी व्यापक रूप से चली आ रही है, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, अन्य देशों में भी हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हमने पहले ही उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण देके मैंने बताया कि उत्तरी आयरलैंड के मामले में ये देखा गया है कि अगर लोग एक धर्म के हो माने जाने लगे तो भी उनमें पूजा पद्धति में क्या होती है, भिन्नताएं होती है, और उसके आधार पर वो क्या होता है, भेदभाव हो जाता है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को उनका मतलब बिंदु था कि इस्लाम धर्म में न होकर नैतिक मूल्यों से था। वो सभी धर्मों से जुड़े हुए मानते थे कि सभी धर्मों में क्या है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वही क्या करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। अपने देश में मानव अधिकार समूह का कहना है कि देश में सांप्रदायिक दंगे मरने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं, वो अल्पसंख्यक होते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। महिला आंदोलन का कहना है कि कभी भी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं में भेदभाव पैदा करता है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं उनके अंदर हर एक धर्म के अलग अलग तरीके से कानून बने हुए हैं। तो महिलाएं जो होती है वो धार्मिक आधार पर बने हुए कानूनों का क्या करती है, विरोध करती है। ये सभी मसले भारतीय धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत और ख़तरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श, मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो धर्म के आधार पर जो झगड़े हैं वो सांप्रदायिकता का रूप धारण करते हैं और समाज को तोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और वह किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसके दमन और सहयोग की हमें क्या करनी चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो ऐसे कार्य करने में वो क्या होता है, प्रतिबंधित नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में आपने ये पढ़ा था कि उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण दिया था कि वहाँ पर राष्ट्रवाद की अवधारणा किस तरह प्रचलित हुई थी। जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशिष्ट के दावे को
प्रोक्ष करती है, प्रत्यक्ष करती है, तो दूसरे अल्पसंख्यक धर्म के लोग क्या करते हैं, इसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं कि विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है, तो कोई ना कोई धार्मिक समूह अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लग जाता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ये मान्यता अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता होती है। इस सोच के अनुसार एक साथ धर्म में आस्था रखने के लिए लोग समुदाय में बंधे होते हैं, मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों में आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते, दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अन्य विभिन्न धर्मों के लोगों को सोच में कोई समानता दिखती है, ऊपर से वे बेईमानी हमें नज़र आती है। तो क्या है कि सांप्रदायिकता सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें ये विचार जुड़ने लगता है कि किन धर्मों के अनुयायी ये एक राष्ट्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होता है या फिर वो उसके अधीन क्या करते हैं, वो अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर लेते हैं। ये मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उसकी आकांक्षाओं के हर मसले जैसा हमें नज़र आता है। इसकी हैसियत से पहचान ये होती है कि एक समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग रहते हैं, सभी को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार होता है। इसीलिए धर्म से जुड़े हुए सभी लोग किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना एक समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को क्या होता है, दबाना होता है। सांप्रदायिकता राजनीति के अनेक रूप धारण कर लेती है। अब ये क्या है कि देखिए, सांप्रदायिक की सबसे आम अभिव्यक्ति दिनों दिन जीवन में हमें देखने को मिलती है। धार्मिक लोगों की पूर्वाग्रह होती है, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी हुई धारणाएं होती है, धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यता होता है, ये सांप्रदायिकता को क्या करती है, सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय के प्रभुत्व को क्या करती है, स्थापित करती है। वो किसी ना किसी तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कि सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपनी गोलबंदी कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि धर्म की पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर पैदा कर देते हैं और एक वोट बैंक की राजनीति बनाने के लिए मतदाताओं को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है कि कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर समाज के अंदर हिंसा, दंगा और नरसंहार करा देती है। वो विभाजन के समय हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान में भी क्या हुआ था, 1947 में ऐसा हुआ था। 1947 में हुआ, जिसके बाद में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। अब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शासन। आप समझिए, सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा खतरा है। और फिर भी हमारे संविधान के निर्माता इस चुनौती से पूर्ण रूप से सचेत थे, तो उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, धर्मनिरपेक्ष राज्य चुना कि भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाएगा। वो कैसे है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई राजकीय धर्म नहीं है, सब बराबर है। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर ईसाई धर्म को एक मान्यता मिली हुई है, पाकिस्तान में इस्लाम है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, लेकिन भारत में क्या है, सब धर्म क्या है, बराबर माने गए। संविधान में सभी नागरिकों और समुदायों के लिए धर्म का पालन करना और प्रचार करने की आज़ादी दी गई है। संविधान को धर्म के आधार पर किए जाने वाले हर तरह के भेदभाव को क्या किया गया है, नकारा गया है। इन आधारों पर भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके साथ ही संविधान में धार्मिक समुदायों को समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन के धार्मिक मामलों में दखल करने का अधिकार देता है। जैसे छुआछूत की इजाज़त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 17 में ये लिखा गया है कि किसी भी तरीके की हमें छुआछूत करने का अधिकार नहीं है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हम तीसरा पॉइंट लेके जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन को
बहुत अच्छे से देखा है। मोटे तौर पर ये दो तरह का है, सकारात्मक भी है जिसका लाभदायक परिणाम होता है, नकारात्मक भी है जो क्या करता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह होता है। राजनीतिक असमानताएं, जातिगत असमानताएं क्या है? देखिए, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन को दुनिया भर में हमने देख लिया है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लिंग और धर्म के साथ साथ जातिगत विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। एकमात्र दुनिया का भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर हमें जातिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अधिकतर समाजों में जाति क्या होता है? एक परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली क्या होती है? व्यवस्था होती है। खासकर ये लोगों को क्या करती है? उनसे भिन्न बना देती है, वंशानुगत उनका विभाजन कर देती है। उनकी क्या होती है? रीति रिवाज उनके क्या होते हैं? अलग होते हैं। सामाजिक समुदाय के रूप में भी यही देखने को मिलता है। उनमें से आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान के बंधन क्या होते हैं? अपनी ही जाति में क्या किए जाते हैं? स्थापित किए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था, अब देखिए वर्ण व्यवस्था भारत में प्राचीन है। क्यों? क्योंकि जाति समूह के आधार पर भारत के अंदर अत्यंत पुराने तरीके से क्या होता आया है? वर्ण व्यवस्था चलती आई है, जिसमें अत्यंत कुछ जातियों के साथ जिनको निम्न माना जाता है उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया। और उसी छुआछूत को ख़त्म करने के लिए भारत में ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, अंबेडकर जैसे, पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं ने इस छुआछूत को ख़त्म करने के लिए महत्वपूर्ण क्या उठाए हैं? कदम उठाए और अपने सामाजिक आंदोलनों से इनको दूर करने का क्या किया? प्रयास किए हैं। अब हम देखते हैं कि इन महापुरुषों के प्रयासों से सामाजिक आर्थिक कुछ बदलाव आए हैं। आधुनिक भारत में जाति की संरचना जो रही है, जाति व्यवस्था में क्या बदलाव आए उनमें देखिए, सबसे पहले शहरीकरण। अब लोग गांवों से निकलकर जैसे जैसे साक्षरता बढ़ी है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो लोगों में आज़ादी आई है। गाँवों से जमींदारी व्यवस्था क्या पड़ गई है? जमींदारी व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई है। जाति व्यवस्था का पुराना स्वरूप जो वर्ण व्यवस्था था, वो जो लोगों की मानसिकता उस पर टिकी हुई थी, वो धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि गाँवों से निकल लोगों ने शहरों में बसना शुरू कर दिया है। शहर में सब लोग एक साथ रहते हैं, तो उसमें किसी भी जाति का अलगाव हमें देखने को नहीं मिलता। संविधान में भी किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव का क्या कर दिया गया है? निषेध कर दिया गया है। संविधान में जाति व्यवस्था में पैदा होना एक अन्याय को समाप्त कर दिया है। पहले ये था, अब जिस जाति में पैदा होते हैं उसी जाति में विवाह करना है, उसी जाति का व्यवसाय अपनाना है। लेकिन अब व्यक्ति पूर्ण रूप से तैयार है लौट कर कि वो चाहे तो कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। और वर्तमान समय में भारत में जाति प्रथा धीरे धीरे क्या हो रही है? विदा हो रही है। ये प्रश्न अलग से आ सकता है कि समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा कैसे हो रही है, पर पूर्ण रूप से विदा नहीं हो रही। जाति व्यवस्था के पहले पुराने पहलू अभी भी कुछ हद तक क्या होते? बरकरार है। कैसे बरकरार है? संवैधानिक प्रावधान के शुद्ध रूप से प्रावधान है कि छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था अब भी कहीं ना कहीं क्या है? कायम है। नेक्स्ट, राजनीति में जाति। अब देखिए, सांप्रदायिकता की तरह जिस तरह सांप्रदायिकता है उसी तरह जातिवाद भी की मान्यता के आधार पर भारत में राजनीति को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उसके ही हित में जैसे दूसरी जाति के लोग उनके अपने हित में क्या कर लेते हैं? एक अलग से सामाजिक समुदाय का निर्माण कर लेते हैं। जब किसी भी पार्टी को ये देखा जाता है उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं, तो वो क्या करती है? वहाँ पर उसी जाति से संबंधित उम्मीदवार को चुनाव में उतारने का प्रयत्न करती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है, तो वो उसी क्षेत्र में निवास करने वाली जातियों को देख लेती है, क्योंकि उनका ये मानना होते हैं कि जाति के आधार पर क्या करते हैं? वो अपना चुनाव करते हैं, जाति के आधार पर जीत जाते हैं। और भारत में जातिगत असमानताएं हैं। एक बार हम बता दें, जातिगत असमानता जो है, जब इसको आप लोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत में जातिगत असमानता पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि राजनीति के दृष्टि से तो हमें देखने में मिलता है कि जो राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार है,
राजनीतिक पार्टियाँ जो उम्मीदवार तय करती है उसमें क्या करती है, जातिगत भावना को उत्साह दिया जाता है। सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को क्या कर दिया, विवश कर दिया है कि राजनीतिक समर्थन पाना और लोगों को गोलबंदी करने के लिए सक्रिय होते हैं। तो जातिगत लोगों में नई चेतना का क्या होता है, उभाऊ होता है। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई तरह ये धारणा बन जाती है कि चुनावी जातियों का खेल कुछ और नहीं है। सच तो ये है, ज़रा इन चीज़ों पर अब गौर करें। क्या किन चीज़ों को हम मानते हैं? देखिए, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव में एक ही जाति के लोग निवास नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग बिखरे हुए होते हैं, तो एक ही समुदाय के लोग नहीं होते। तो राजनीतिक दलों के सामने समस्या आती है। कोई भी पार्टी किसी भी एक जाति के समुदाय के आधार पर वोटों को हासिल करके जीत नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लोग क्या होते हैं, जगह जगह बटे रहते हैं, तो अलग अलग जातियों से उनको क्या करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व होता है तो वहाँ पर सभी पार्टियाँ उसी ही जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देती है, तो वोटों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान में सांसदों और विधायकों को अक्सर क्या करती है, हार का सामना करना पड़ता है। जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती है और उनमें किसी तरह का कोई आकांक्षा, कोई संभव नहीं हो सकता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव में जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार है। मतदाता अपनी जातियों में जितना जुड़ाव रखता है, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों में भी रखता है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। जाति के अंदर राजनीति, अब हम बात करते हैं कि जाति के अंदर राजनीति कैसे घुसी हुई है। अभी तक हमने इन्हीं चीज़ों पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। अब हम देखते हैं कि जाति की राजनीति क्या होता है। जाति की राजनीति है वो किस तरह क्या करती है, अपनी भूमिका निभाती है। जातिगत पहचान को प्रभावित किया जाता है। हर जाति खुद को बड़ा बनाने की क्या करती है, कोशिश करती है। वो पहले अपने समूह को, जिस रूप में जातियों का छोटा रूप होता है, उसको क्या करती है, उसमें ध्यान लगाती है। फिर अपनी जाति के बिंदुओं को देखती है। तो हर एक जाति अपने आप को बड़ा बनाने के लिए राजनीतिक दलों में मदद करती है। एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा कभी नहीं कर सकती, इसीलिए वो क्या करती है, अपनी ही बराबर की छोटी छोटी जातियों के साथ मिलकर क्या करती है, एक ग्रुप बना के काम करने की कोशिश करती है। इसी तरह वो समुदाय बना लेती है। इसी तरह वो उनके साथ मिलकर काम करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। तीसरा बात कि राजनीति में नए किस्म के जातिगत गोलबंदी की जाती है, और जैसे कि अगड़ा और पिछड़ा वर्ग। अभी देखिए, ये भी दो तरह की होती है। समाज के अंदर कुछ जातियाँ ऐसी है जो अपने आप को बहुत उच्च माना जाता है, कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनको क्या किया जाता है, बहुत पिछड़ा माना जाता है। तो उसके आधार पर भी वो क्या कर लेती है, छोटी छोटी जातियाँ मिलकर अलग अलग क्या कर लेती है, समूह बना लेती है, और उस आधार पर अपना क्या करती है, काम करती है। तो इन खास स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में हर तरीके से इसमें क्या होता है, अंतर होता है कि किसी भी प्रकार से जाति राजनीति में कई तरह क्या करती है, भूमिका निभाती है। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदायों को क्या करती है, इकट्ठा करने की कोशिश करती है। कुछ खास स्थितियों में राजनीति है वो जाति को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जाति को अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। और जाति, धर्म, भाषा, इसको हमें क्या करना होगा, पूर्ण रूप से हमें क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। तभी एक सफल लोकतंत्र को हम क्या कर सकते, कायम कर सकते।